हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राधेश्याम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पे। आज अपन लेके आए एग्रीकल्चर मशीनरी कृषि यंत्रों से संबंधित एमसीक्यू। आज की क्लास का लिंक सभी बच्चों को शेयर कर दे, सभी अपने साथियों को शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास लास्ट में अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं अपन ने आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देसी हल से औसतन 8 घंटे में कितनी जुताई की जा सकती है? देसी हल से औसतन 8 घंटे में कितनी जुताई की जा सकती है, आपको यहाँ पर यह बताना है। एक देसी हल है, उससे 8 घंटे में कितनी जुताई की जा सकती है? 0.1 हेक्टेयर या फिर 0.3 हेक्टेयर या 0.6 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर, कितने क्षेत्र में जुताई की जा सकती है एक देसी हल से 8 घंटे में? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 8 घंटे में एक देसी हल से 0.3 हेक्टेयर क्षेत्र में जुताई की जा सकती है। कितने क्षेत्र में? 0.3 हेक्टेयर क्षेत्र में जुताई की जा सकती है। जबकि जो मिट्टी पलटने वाला हल है उससे 8 घंटे में 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र में जुताई की जा सकती है। नोट कर लेना, मिट्टी पलटने वाले हल से 8 घंटे में 0.4 हेक्टेयर और देसी हल से 8 घंटे में 0.3 हेक्टेयर क्षेत्र की जुताई की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला अपना 2 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क हैरो है। डिस्क हैरो कौन सा यंत्र है? प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र, द्वितीयक, दोनों है या कोई नहीं है? डिस्क हैरो कैसा भू परिष्करण यंत्र है? प्राथमिक, द्वितीयक, एक व दोनों या कोई नहीं? प्राथमिक, जो बुआई तक का, बुआई से पहले काम में आते हैं वो प्राथमिक, बुआई और बुआई के बाद में काम में आते हैं वो द्वितीयक। तो कौन सा है डिस्क हैरो? तो डिस्क हैरो है वो कौन सा भू परिष्करण यंत्र, आपको यहां पर यह बताना है। डिस्क हैरो, डिस्क हैरो है वो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। कौन सा यंत्र है? द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र डिस्क हैरो। जबकि आपको बता दें डिस्क हल होता है वो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। डिस्क हल प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है और डिस्क हैरो ये द्वितीयक है। जबकि डिस्क हल क्या है? प्राथमिक। ध्यान रख लेना आप, डिस्क हैरो द्वितीयक, डिस्क हल प्राथमिक। डिस्क हैरो होता है, इसका जो कोण होता है वो होता है 20 डिग्री का। कितने का होता है? 20 डिग्री का। जबकि प्राथमिक का कोण होता है 45 डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा की भौतिक दशा को टिल्थ कहते हैं। कौन सी दशा को टिल्थ कहते हैं? भौतिक को, रासायनिक को, जैविक को, सभी को? ध्यान से सुनाओ तो मैंने इसका आंसर भी बोल दिया। कमेंट करके जवाब दे कि मृदा की किस दशा को टिल्थ के नाम से जानते हैं। भौतिक दशा को, रासायनिक दशा को, जैविक दशा को या सभी को? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा मृदा की भौतिक दशा को टिल्थ कहते हैं। कौन सी दशा को? भौतिक दशा को टिल्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन 4 नंबर का क्वेश्चन, भू परिष्करण से मृदा के स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? भू परिष्करण से मृदा की बीडी ब्लड डेंसिटी जो होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो भू परिष्करण या जुताई वगैरह करने से अधिक हो जाती है, कम हो जाती है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कम और अधिक दोनों होती है। कौन सा आंसर इसका सही है कि टिलेज या भू परिष्करण करने से सॉइल के जो ब्लड डेंसिटी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा स्थूल घनत्व में कमी आ जाती है। स्थूल घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्रीडा के अनुसार मध्यम जुताई की गहराई। क्रीडा के अनुसार जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद है उसके अनुसार मध्यम जुताई कितनी गहराई तक की जाती है? 5 से 6 सेंटीमीटर या फिर 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर या 50 से 60 सेंटीमीटर? कितने क्षेत्र में मध्यम जुताई वाला किस में आएगा या कितनी गहरी जुताई करते हैं मध्यम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से 20 मध्यम
5 से 6 ये हल्की होती है। कौन सी होती है? हल्की जुताई। ये मध्यम होती है। ये होती है जो 25 से 30 होती है, ये होती है गहरी जुताई। कौन सी जुताई होती है? गहरी जुताई। ध्यान दे ले, दोबारा सुन ले। ये हल्की जुताई, ये मध्यम जुताई और ये गहरी जुताई होती है क्रीडा के अनुसार। अगर आप 5 या 6 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहे हो हल्की जुताई कहलाएगी, 15 से 20 सेंटीमीटर कर रहे हो मध्यम कहलाएगी, 25 से 30 सेंटीमीटर कर रहे हो वो गहरी जुताई कहलाती है। नेक्स्ट अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, जीरो टिलेज खरपतवार नाशी है। या जीरो टिलेज में कौन से खरपतवार नाशी काम में लेते हैं, इस कारण उनको जीरो टिलेज खरपतवार नाशी कहते हैं? पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट या सभी? जीरो टिलेज खरपतवार नाशी का नाम बताना है आपको। इनमें से कौन सा जीरो टिलेज खरपतवार नाशी है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सभी। सभी अवर्णनात्मक शाकनाशी है, यानी इससे सभी प्रकार की वनस्पति वगैरह नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारी प्रकार की के हल कौन सी मृदाओं में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं? जो भारी प्रकार के हल होते हैं वो कौन सी मृदाओं के लिए सुटेबल रहते हैं? बलुई मृदाओं के लिए, काली मृदाओं के लिए, लाल दोमट मृदाओं के लिए या बुरी रेतीली मृदाओं के लिए? कौन सी मृदाओं के लिए भारी मृदाओं के लिए किस भारी प्रकार के हल वो कौन सी मृदाओं के लिए अच्छे रहते हैं? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा काली मृदा। क्या हो जाएगा? काली मृदा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 8 नंबर का क्वेश्चन, देसी हल के कूड़ की गहराई को कम या ज़्यादा करने के लिए कौन सा भाग काम में आता है? देसी हल का कौन सा भाग जो कूड़ की गहराई कम या ज़्यादा करने के काम में आता है? शू, फाल, हरिस या फार्नोकलैंड स्लाइडर? कौन सा भाग है देसी हल का जो कूड़ की गहराई कम या ज़्यादा करने के काम में आता है? शू है, फाल है, हरिस है या फार्नोकलैंड स्लाइडर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फार्नोकलैंड स्लाइडर। इससे देसी हल की गहराई कम या ज़्यादा करे, कूड़ की गहराई कम या ज़्यादा करे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा एक द्वितीयक जुताई का उपकरण नहीं है? कौन सा एक द्वितीयक जुताई का उपकरण नहीं है? आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा है वो द्वितीयक उपकरण नहीं है। कल्टीवेटर, हेरो, फ्लांक या बेसिन लिस्टर? द्वितीयक का नहीं है वो बताना है आपको। कल्टीवेटर, हेरो, फ्लांक या बेसिन लिस्टर? तो इसका सही आंसर है वो पहले आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हेरो। हेरो होता है वो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। कैसा यंत्र है? प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 10 नंबर का क्वेश्चन, जो केंद्रीय पोस्ट हार्वेस्टिंग जो अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है CIPHET है, वो कहाँ पर स्थित है? क्या वो लुधियाना पंजाब में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, कानपुर यूपी में स्थित है या कोच्चि केरल में स्थित है? कहाँ पर स्थित है आपको यहाँ पर ये बताना है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पोस्ट हार्वेस्टिंग अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? लुधियाना पंजाब, भोपाल मध्य प्रदेश, कानपुर यूपी या कोच्चि केरल? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा लुधियाना पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लुधियाना पंजाब में। जबकि आपको बता दें जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है CIAF वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अपने जनरल एग्रीकल्चर में भी इन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 11 नंबर का क्वेश्चन है, मॉल बोर्ड हल का उपयोग करते हैं। मॉल बोर्ड हल क्या काम में आता है? प्राथमिक जुताई के काम में आता है, द्वितीयक जुताई के काम में आता है, बुआई के काम में आता है या भूमि के समतल करने के काम में आता है? MB हल का उपयोग बताना है आपको। तो MB हल किसके काम में आता है? प्राथमिक जुताई यानी प्राइमरी टिलेज के काम में आता है, सेकेंडरी टिलेज या सोविंग के या फिर समतलीकरण लेवलिंग के काम में आता है? किसके काम में आता है MB हल?
तो ये काम में आता है, वो आता है प्राथमिक जुताई के। कौन सी जुताई के? प्राथमिक जुताई के काम में आता है। किसके? प्राथमिक जुताई के काम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने पर कोड या फेरों का आकार होता है। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने पर कोड या फेरों का आकार का हल होता है। बताया आप इसका सही आंसर। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने पर कोड या फेरों का आकार कौन सा होता है इनमें से? वी आकार, एल आकार, एम आकार या सभी? इसका सही आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वो होगा एल आकार का। किस आकार का? एल आकार का। किस आकार का? एल आकार का कोड बनता है या फेरो बनता है। किस आकार का? एल आकार का। किससे? मिट्टी पलटने वाले हल से। किससे? मिट्टी पलटने वाले हल से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखते हैं, साधारणतः प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र क्रिया की जाती है। प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया किसे कहते हैं? बीज बुआई करने से पहले या बीज अंकुरण के बाद या अंतिम निराई गुड़ाई के बाद या कोई नहीं? इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएं कि प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया किसे कहते हैं। इनमें से कौन सी क्रिया है वो प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आती है? बीज बुआई से पहले, बीज अंकुरण के बाद, अंतिम निराई गुड़ाई के बाद या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बीज बुआई से पहले। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन। देसी हल से जुताई करने पर कोड या फेरों का आकार होता है। अभी अपने पढ़ा था एमबी, जो मिट्टी पलटने वाला हल है उसका आकार एल आकार हुआ था। यहाँ पर देसी हल से जुताई करने पर कोड या फेरों का आकार कैसा होता है? वी आकार होता है या एल आकार होता है या एम आकार होता है या सभी होता है? देसी हल से जुताई करने पर कोड या फेरों का आकार कैसा होता है आपको यहाँ पर ये बताना है। वी आकार, एल आकार, एम आकार या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल आकार। कौन सा आकार? एल आकार। मिट्टी पलटना हल का था, इसका वी आकार हो जाएगा। कौन सा आकार हो जाएगा? वी आकार। कौन सा आकार हो जाएगा? वी आकार। इसका कौन सा आकार हो जाएगा? वी आकार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन है, जीरो टिलेज में सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण प्राथमिक जुताई कार्य नहीं करके सीधे ही फसल की बुआई करते हैं, उसे जीरो टिलेज कहते हैं। तो जीरो टिलेज को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? जापान ने, यूएसए ने, चीन ने या भारत ने? किसने सबसे पहले जीरो टिलेज को अपनाया था? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा यूएसए ने। किसने? यूएसए ने अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन 17 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम पशु चालित खरपतवार निकालने का यंत्र हॉर्स हो का निर्माण किसने किया था? हॉर्स हो है वो किसने बनाया था? सुकरात ने बनाया था, जेंथ्रोटूल ने बनाया था, अरस्तु ने बनाया था या डोकुचेव ने बनाया था? प्रथम पशु चालित खरपतवार निकालने का यंत्र जो हॉर्स हो है उसका निर्माण किसने किया था? सुकरात ने, जेंथ्रोटूल ने या फिर अरस्तु ने या डोकुचेव ने? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जेथ्रोटूल ने बनाया था। किसने बनाया था? जेथ्रोटूल ने इसका निर्माण किया था। प्रथम पशु चालित खरपतवार निकालने के यंत्र हॉर्स हो का निर्माण जेथ्रोटूल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है 18 नंबर का, बीजों के भंडारण को प्रभावित करने वाला सबसे मेन कारक कौन सा है? मुख्य कारक कौन सा है? भंडारण में बीजों की प्रभावित करने वाला मुख्य कारक बताना है। कौन सा है? क्या वो तापमान है, नमी है, वायु है या कोई नहीं है? बीजों के भंडारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो बीजों के भंडारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वो है नमी। जबकि आपको यहाँ पर बता दें बीजों के जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है तापमान। जर्मिनेशन को तापमान और स्टोरेज को नमी, ध्यान रख लेना आप। तापमान, अंकुरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक नमी, भंडारण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली कारक या मेन कारक। अगला देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन,
स्वस्थ बेल की शक्ति होती है, स्वस्थ बेल की शक्ति कितनी होती है? 0.1 HP या 0.5 HP या 1 HP या 1.5 HP? कितनी होती है स्वस्थ बेल की शक्ति? 0.1 HP, 0.5 HP या 1 HP या 1.5 HP? एक स्वस्थ बेल की शक्ति बतानी है आपको यहाँ पर कितनी होती है। तो इसकी एक स्वस्थ बेल की जो शक्ति होती है वो होती है 0.5 HP। कितनी होती है? हॉर्स पावर। 0.5 हॉर्स पावर होती है एक स्वस्थ बेल की। नेक्स्ट देखते हैं अपन 20 नंबर का क्वेश्चन। मानव की शक्ति होती है, वहाँ पर आपके एक पशु की शक्ति थी, एक मानव की शक्ति कितनी होती है? 0.1 HP, 0.5 HP, 1 HP या 1.5 HP? कितने हॉर्स पावर होती है एक मानव की शक्ति? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 0.1 HP। कितनी हो जाएगी? 0.1 HP। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 21 नंबर का। साधारणतः कृषि कार्यों हेतु प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों की अश्व शक्ति होती है, हॉर्स पावर कितना होता है उनका? जो कृषि कार्य के लिए जो ट्रैक्टर काम में आते हैं उनके हॉर्स पावर बतानी है। क्या वो 1 HP के होते हैं या आधे HP के होते हैं या 20 से 25 HP के होते हैं या 32 से 42 HP के होते हैं? कितनी HP के होते हैं जो कृषि कार्य के लिए जो ट्रैक्टर काम में आते हैं वो? तो वो जो ट्रैक्टर काम में आते हैं वो होते हैं 32 से 42 हॉर्स पावर के। कितने के होते हैं? 32 से 42 हॉर्स पावर के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी जोत वाले किसानों के पास कितनी भूमि होती है? छोटी जोत वाले किसानों के पास कितनी भूमि होती है? 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर या 4 से 10 हेक्टेयर? छोटे जोत वाले किसान के पास कितनी भूमि होती है, यानी कितनी भूमि है जब वो छोटे जोत वाले किसानों की श्रेणी में आएंगे? 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर या 4 से 10 हेक्टेयर? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर। ये छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर से कम वाले को सीमांत लिख लेना आप। 1 हेक्टेयर से कम होती है जिनके पास जमीन, वो होते हैं सीमांत किसान। 1 से 2 हेक्टेयर वाले होते हैं छोटी जोत वाले किसान। मध्यम जोत वाले होते हैं 4 से 10। ये अर्ध मध्यम होते हैं 2 से 4। 2 से 4 वाले कौन से होते हैं? अर्ध मध्यम। जबकि मध्यम होते हैं वो होते हैं 4 से 10। लिख लेना। 1 हेक्टेयर से कम वाले सीमांत, 1 से 2 हेक्टेयर वाले छोटी जोत वाले, 2 से 4 अर्ध मध्यम और 4 से 10 वाले होते हैं मध्यम जोत वाले किसान। 4 से 10, 4 से 10 वाले होते हैं मध्यम किसान। 4 से 10 वाले कौन से होते हैं? मध्यम किसान ये। और 10 हेक्टेयर से अधिक होते हैं वो होते हैं बड़ी जोत वाले किसान, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। दोबारा ध्यान दे लेना, ये आते हैं सीमांत की श्रेणी में, ये आते हैं छोटी जोत की श्रेणी में, ये आते हैं अर्ध मध्यम की श्रेणी में, ये आते हैं मध्यम की श्रेणी में, और जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक है वो आते हैं बड़ी जोत की श्रेणी में। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। लगभग 2 टन प्रति हेक्टेयर उपज के लिए, लगभग 2 टन प्रति हेक्टेयर उपज के लिए कितने हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है? कितने अश्व शक्ति की आवश्यकता होती है? आपको अगर 2 टन उपज लेनी है, प्रोडक्शन लेना है, तो कितने अश्व शक्ति की आवश्यकता होती है, हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 है 0.1 हॉर्स पावर, ऑप्शन 2 है 0.5 हॉर्स पावर, ऑप्शन 3 है 1 हॉर्स पावर, ऑप्शन 4 है 1.5 हॉर्स पावर। कितने हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है 2 टन प्रति हेक्टेयर उपज के लिए? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, कितने हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है 2 टन प्रति हेक्टेयर अगर आपको उपज प्राप्त करनी है तो कितने हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है? फटाफट से आप कमेंट करके बताएं कितने अश्व शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये होती है 1 हॉर्स पावर की। कितने की? 1 हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन 24 नंबर का। निम्न में से द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है? कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है इनमें से? शाबाश हल, देसी हल, एमबी हल या डिबलर? कौन सा द्वितीयक है? आप समझ गए होंगे अब तक। प्राथमिक बुआई या बुआई से पहले वाले सारे प्राथमिक होते हैं, बुआई और बुआई के बाद में जो प्रयोग किए जाते हैं वो द्वितीयक होते हैं। तो बुआई के लिए डिबलर काम में आता है, तो डिबलर इनमें
द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र हो गया, सेकेंडरी टिलेज। नेक्स्ट देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 25 नंबर का क्वेश्चन। मृदा जुताई के लिए उपयुक्त मृदा आर्द्रता होनी चाहिए। मृदा जुताई के लिए उपयुक्त मृदा आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? अगर आपको खेत में जुताई करनी है तो कितनी, लगभग कितनी आर्द्रता नमी होनी चाहिए? 15 से 20% या 20 से 50%, 50 से 75% या 75 से 90% नमी होने पर जुताई करनी चाहिए? कितनी नमी होने पर जुताई करनी चाहिए? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 25 से 50% नमी होने पर जुताई करनी चाहिए। आज सही रहती है, भौतिक दशा अच्छी रहती है 25 से 50% नमी पर जुताई करने से। तो ये थी अपनी आज की एग्रीकल्चर मशीनरी से संबंधित क्लास। अपन शाम वाली क्लास में लेके आएंगे ऊंट से संबंधित बहुत ही शानदार एमसीक्यू, क्योंकि ऊंट से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है उसमें। लगभग एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 25 क्वेश्चन के लगभग इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, 1-2 दिन से थोड़ी पीडीएफ नहीं डल रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आज शाम से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी अब तक की क्लासों की। साथ ही अगर आपको आगे इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजी काका को ज्वाइन करें। आप हमारे फेसबुक पेज एजी काका पर भी लेटेस्ट एग्रीकल्चर जानकारी से अपडेट रह सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप द्वारा भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9928842449 पर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर ज़रूर भेजें। साथ ही आप ये नंबर सेव कर लें ताकि आपको क्लास होने से पहले इस क्लास का लिंक प्राप्त हो जाए। तो अपन फिर शाम को मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।